Hello everybody, this is JSN classes and welcome to Humanities Pro Series। तो आज हम आपके लिए चैप्टर थर्ड लेकर आ गए हैं, दैट इज पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, राइट, जिसे हम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, सिंपल, राइट। बेसिकली इट इज दी थर्ड चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। जो फर्स्ट थ्री चैलेंजेस इंडिया ने फेस करे थे ना, राइट, जिसे हमने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट चैलेंज डिस्कस किया और सेकेंड चैप्टर में सेकेंड चैलेंज, तो हम थर्ड चैप्टर में उसी तरह से हम थर्ड चैप्टर में थर्ड चैलेंज को क्लियर करेंगे टू एंश्योर डेवलपमेंट। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, राइट। तो ये ओवरऑल टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ए पार्ट हमारा पॉलिटिकल कंटेस्टेशन रहेगा, जिसमें ये तीनों पार्ट कवर कर लेंगे हम। बी पार्ट अर्ली इनिशिएटिव रहेगा, जिसमें ये दोनों पार्ट कवर करेंगे, राइट। तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं, सिंपल। तो चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। तो ध्यान से आपने पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, राइट। इस पूरे चैप्टर में हम थर्ड चैलेंज कवर करेंगे। थर्ड चैलेंज में जो ये था ना कि कैसे डेवलपमेंट इंश्योर करना है, क्या प्लानिंग रहनी चाहिए और इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरीके से प्लानिंग करी, वो सारा डिस्कशन हम इसी चैप्टर में क्लियर करेंगे। ऑल राइट, तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लियर करते हैं, राइट। परफेक्ट है। एज दी ग्लोबल डिमांड फॉर स्टील इंक्रीजेस, जैसे जैसे ग्लोबल लेवल पे डिमांड बढ़ती जा रही थी स्टील की, राइट, तो भाई इंडियन कंटेक्स्ट में ये देखा गया कि ओडिशा विच हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ अनटैप्ड आयरन ओर इन दी कंट्री, राइट। देखो पहला पॉइंट तो ये है कि जिस तरीके से ग्लोबल लेवल पे स्टील की डिमांड बढ़ती जा रही है, राइट, उसी पॉइंट को देखते हुए बोला ये गया कि उड़ीसा के पास बहुत लार्जेस्ट रिजर्व है किस चीज का, आयरन ओर का। तो कंट्री में हम उड़ीसा के अंदर इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, राइट। अब देखो बिना इंडस्ट्री के सेटअप किए डेवलपमेंट भी इंश्योर नहीं कर सकते, राइट। मुद्दा यही है कि देखो अगर आप डेवलपमेंट को इंश्योर करना चाहते हो तो कंट्री में इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, राइट, प्लानिंग करनी पड़ेगी फॉर डेवलपमेंट, सिंपल। और एक चीज बोली गई कि भाई देखो जो उड़ीसा है ना, उस स्टेट के पास, मतलब उड़ीसा स्टेट के पास सबसे ज्यादा रिजर्व है आयरन ओर इन दी कंट्री, पूरे कंट्री में, एंड इज बीइंग सीन एज एन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। उड़ीसा को एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी बोला गया, राइट, कि उड़ीसा एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, राइट। यहाँ अगर इंडस्ट्री सेटअप कर भी देते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिनरल रिसोर्सेज अच्छे खासे हैं, राइट। दूसरी चीज इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, सिंपल। सो कंट्री की तो डेवलपमेंट इंश्योर हो ही जाएगी ना, सिंपल। एक पॉइंट तो ये था। इसके बाद द स्टेट गवर्नमेंट होप्स टू कैश इन ऑन दिस अनप्रेसिडेंटेड डिमांड फॉर आयरन ओर एंड हैज साइंड MOU with both international and domestic steel makers. This is point to be noted। क्या है कि मतलब जो भी स्टील मेकर्स थे ना, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के हो या फिर डोमेस्टिक लेवल के हो, राइट, दोनों मिलकर मतलब एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है, राइट, जिसमें दोनों स्टील मेकर्स डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी साथ में आके एग्रीमेंट साइन करते हैं, राइट, ताकि भाई क्या हो कि इंडस्ट्री सेटअप हो जाए डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए। देखो बात बिल्कुल क्लियर है कि जब तक इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगी हम डेवलपमेंट कैसे इंश्योर करेंगे, राइट। तो एक बात तो ये भी थी, सिंपल। अब यहां पर आपने समझना है कि इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों के मेकर्स ने, स्टील मेकर्स ने एग्रीमेंट साइन कर लिया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट। इसके बाद द आयरन और रिसोर्सेस, जो आयरन और रिसोर्सेस है ना, राइट, lie in some of the most underdeveloped and predominantly tribal district of the state। मतलब जो भी स्टेट के अंदर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है ना, राइट, यहाँ पर बहुत पहले से ही मतलब कुछ आयरन रिसोर्सेस लाए करते हैं, जिसमें से मोस्ट अंडर डेवलप्ड है और बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर पहले से ही मतलब आयरन ओर लाए कर रहा है, आयरन ओर रिसोर्सेस। और बहुत से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट
जहां पे प्रीडोमिनेंटली आयरन और रिसोर्सेस लाए करता है। सिंपल। एक तो आपने ये भी समझना है, राइट। देखो इंट्रोडक्शन से आपको सिंपल एक ही चीज समझनी है, राइट, कि अगर कंट्री में डेवलपमेंट इंश्योर करनी है, ध्यान से सुनो, राइट, तो इंडस्ट्रीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अब क्या है कि इंडस्ट्रीज बिना मिनरल के या फिर बिना किसी रिसोर्सेज के तो सेटअप हो नहीं सकती, राइट। उड़ीसा के पास सबसे लार्जेस्ट रिजर्व देखा गया मिनरल रिसोर्सेज का, आयरन ओर का, राइट। अब भाई बोला गया कि उड़ीसा से एक इनिशिएटिव ले भी लेते हैं, सिंपल। लेकिन देखो बात यह भी है कि अगर उड़ीसा में इंडस्ट्री सेटअप कर भी दी तो और भी जो भी एरिया था ट्राइबल एरिया या फिर और भी जो भी वहां के लोग लोकल विलेजर्स हैं, राइट, उन्हें तो डिस्प्लेस होना पड़ेगा ना, राइट। उनके मन में तो एक डर ये भी था कि इंडस्ट्रियलिस्ट माइनिंग एक्टिविटीज करके इंडस्ट्रीज को सेटअप कर भी देंगे, लेकिन हम कहाँ जाएंगे, हमें तो डिस्प्लेस होना पड़ेगा ना, राइट। डिस्प्लेस तो हमें होना ही पड़ेगा, राइट। जो भी हमारी डेली लाइवलीहुड की जो भी रोजमर्रा की लाइफ है वो तो डिस्ट्रॉइड हो ही जाएगी ना। अब जो जंगल में रहने वाला पर्सन है वो तो जंगल में ही रहेगा, सिंपल। तो ये भी आपने समझना है, खाली पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके नहीं चलना, नेगेटिव एस्पेक्ट भी लेके चलना है, राइट, सिंपल। तो देखो एक कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी ध्यान लेके चलो, देखो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी साथ में लेके चलो। अब देखो क्या है, द ट्राइबल पॉपुलेशन फियर्स दैट द सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज वुड मीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर होम एंड लाइवलीहुड, राइट। तो जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन थी उसको एक बात का डर था कि अगर इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है तो हमें डिस्प्लेस होना पड़ेगा, हमें अपना घर छोड़ना पड़ेगा, हमें लोग हमें अपना घर छोड़ना पड़ेगा, हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है लाइवलीहुड वो भी लॉस हो जाएगी, सिंपल। तो ट्राइबल पॉपुलेशन को भी डर था। इसके अलावा इन्वायरमेंटलिस्ट को भी डर था। इन्वायरमेंटलिस्ट जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट थे, राइट, फियर दैट माइनिंग एंड इंडस्ट्री वुड पल्यूट द इन्वायरमेंट। क्या है कि इन्वायरमेंटलिस्ट के अंदर ये डर था कि अगर माइनिंग एक्टिविटीज करके इंडस्ट्री सेटअप कर भी दी तो इससे हमारा इन्वायरमेंट भी डिग्रेड होगा, पोल्यूशन भी फैलेगा। अब इंडस्ट्री है तो पोल्यूशन तो फैलाएगी, राइट। तो क्या यार इंडस्ट्री सेटअप ना करें, डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी तैयार ना करें? यार एक बात सिंपल है ना, तरक्की करने के लिए तकलीफ तो होती है, लेकिन कभी भी तरक्की किसी को तकलीफ देके नहीं की जाती। अगर तरक्की करना चाहते हो, डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो किसी को तकलीफ देके मत करो, बैलेंस करो, राइट, सिंपल। तो भाई इनके डर से ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगी या वगैरह ये सब, राइट, बैलेंस किया जाएगा सबको। बात को समझो, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में यही है कि प्लानिंग डेवलपमेंट में जो पॉलिटिक्स थी, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, गवर्नमेंट का क्या इंटरवेंशन रहना चाहिए, किस तरह से गवर्नमेंट रोल प्ले करती है हमारे कंट्री में डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए, सारे कॉन्सेप्ट को हम इसी मतलब पूरे पार्ट में कवर करेंगे, राइट। ध्यान से बस समझते चलो, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, सिंपल, राइट। अब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स दैट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को एक चीज फील भी हुई कि इफ द इंडस्ट्री इज नॉट अलाउड, अगर इंडस्ट्री को अलाउड नहीं भी किया तो इट वुड सेट अ बैड एग्जांपल एंड डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। तो कंट्री के लिए ये बहुत बैड एग्जांपल रहेगा। गवर्नमेंट को ये चीज फील हुई कि अगर इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई तो भाई कैसे हम आगे डेवलपमेंट इंश्योर कर सकेंगे, कैसे एम्प्लॉयड जनरेट कर सकेंगे, एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो भाई देखो तमाम तरीके के आर्ग्यूमेंट सामने आ रहे थे, सिंपल। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अब हम स्टार्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल कंटेस्टेशन क्या रहा था। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, राइट। सो इन आवर डेमोक्रेसी सच मेजर डिसीजन शुड बी टेकन और एटलीस्ट अप्रूव्ड बाय द पीपल देमसेल्फ। क्या है कि डेमोक्रेसी के अंदर कुछ मेजर डिसीजन जो होते हैं ना, राइट, वो लोगों के द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए, राइट। अब क्या है कि लोग गवर्नमेंट तक तो जा नहीं पाएंगे कि रोज भाई हम और आप जाके बोलें कि ये डिसीजन अप्रूव करो या वो डिसीजन अप्रूव करो, राइट। तो उसी पॉइंट को देखते हुए गवर्नमेंट क्या मतलब क्या चीज तैयार करती है डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू पे, ये चीज आपने समझनी है। तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कराती है, यहां आप लिख लेना, रिप्रेजेंटेटिव
इलेक्ट कराती है गवर्नमेंट, सिंपल। अब हमारे कंट्री में कौन सी डेमोक्रेसी है? क्लास 11th में आप सब कुछ पढ़ चुके हो, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, राइट। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है? इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, राइट। अब ये रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेने का काम करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, हु शुड टेक डिसीजन, राइट। डिसीजन कौन लेता है फिर? लोग तो जाएंगे नहीं, तो रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे प्रतिनिधित्व होते हैं, राइट, वो हमारे लिए डिसीजन बनाते हैं। ये बात आपने समझनी है, राइट। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। कई बार ये बच्चों को पता नहीं होता, तो ये आप ध्यान रखना बिल्कुल, राइट। हु शुड टेक डिसीजन? रिप्रेजेंटेटिव टू टेक डिसीजन, राइट। फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट का ही होता है। लेकिन एक बात और समझनी है आपने इसमें, कि इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स ऑन माइनिंग, फ्रॉम इन्वायरमेंटलिस्ट एंड फ्रॉम इकोनॉमिस्ट। क्या है कि एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप एक्सपर्ट से एडवाइस जरूर लें। फाइनल डिसीजन रिप्रेजेंटेटिव ही लेगा, गवर्नमेंट ही लेगी, लेकिन एडवाइस तो आप ले सकते हैं ना इकोनॉमिस्ट से, या फिर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से, या फिर किसी इन्वायरमेंटलिस्ट से, राइट, या किसी एक्सपर्ट से, सिंपल। तो एडवाइस आप ले सकते हैं, सिंपल, राइट। क्या है कि आज के टाइम पे जितने प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, गवर्नमेंट इनसे एडवाइस जरूर लेती है। बेशक भाई फाइनल डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट से एडवाइस लेना तो बनता है ना, राइट। कि ये पॉलिसी बन रही है, क्या सही है, क्या गलत है, जो भी है, सिंपल। सुनो सबकी, करो मन की, लेकिन सुनो फिर भी सबकी, राइट। तो देखो, सेकेंड पॉइंट पॉलिटिकल कंटेस्टेशन का ये है, आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर कंट्री, आजादी के बाद हमारे कंट्री ने हैड टू मेक अ सीरीज ऑफ मेजर डिसीजंस, राइट। कुछ मेजर डिसीजंस को लेके सीरीज तैयार करी थी हमारे कंट्री ने, लाइक दिस। अब क्या है कि ईच ऑफ दीज डिसीजंस, ये सारे डिसीजंस कुड नॉट बी मेड इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सच डिसीजंस। क्या है कि कोई भी डिसीजन की सीरीज थी ना, वो इंडिपेंडेंट नहीं बनाई गई थी, सबको साथ लेके बनाई गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट। मतलब बात ये नहीं है कि यार इसने ये डिसीजन बनाया, इसने ये डिसीजन बनाया, सबके विजन को, सबके आइडियाज को सुन के डिसीजन की सीरीज तैयार करी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री ने। इज दैट क्लियर? पॉइंट समझ आ रहा है ना? सिंपल। सो ऑल दीज डिसीजंस, ये जितने भी डिसीजन थे ना, वो किस चीज के बाउंड टुगेदर थे? बाय आ शेयर्ड विजन। मार्क कर लेना, मार्क दी पॉइंट, शेयर्ड विजन और मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब यहां पर अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दूं, तो हमारे कंट्री में जितने भी लोग थे सब साथ में आते हैं, सब अपना विजन शेयर करते हैं, शेयर्ड विजन, राइट। और जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल रहेगा सब कुछ शेयर करते हैं वगैरह, कि ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, राइट। तो सबके बाउंड टुगेदर मतलब कुछ डिसीजन की सीरीज तैयार करी थी सबने मिलकर, राइट, सिंपल। तो अब आपने एक चीज और समझनी है कि ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड दैट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया should mean both economic growth and social economic justice। क्या कि ऑलमोस्ट लोग तो एग्री थे इस डेवलपमेंट से, मतलब जो भी इंडिया का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, चाहे वो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहा हो या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा हो, राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ की, सिंपल। तो ऑलमोस्ट लोग तो मतलब एग्रीड थे इन सारे डिसीजन से कि इंडिया में ना भाई इस तरीके से ग्रोथ भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस भी मिलना चाहिए सभी को, राइट, सिंपल। ये भी आपने याद रखना है। तो इट वाज आल्सो एग्रीड, एक चीज और एग्री कर रहे थे लोग, क्या? दैट दिस मैटर कैन नॉट बी लेफ्ट टू बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फार्मर्स देमसेल्फ, दैट द गवर्नमेंट शुड प्ले अ की रोल इन दिस, राइट। क्या है कि ये भी चीज एग्री कर रहे थे लोग कि हम सारे डिसीजन ना लेफ्ट नहीं छोड़ेंगे किसी प्राइवेट एक्टर्स पर, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट पर, किसी बिजनेसमैन पर, या फिर किसी फार्मर्स पर, राइट। क्योंकि प्राइवेट एक्टर्स का तो इंटेंशन ये रहता है कि प्रॉफिट कमाए जाओ बस, राइट। पब्लिक सर्विस पर अटेंशन थोड़ी रहता है, समाज सेवा पर। उनका तो मतलब यही रहेगा कि किसी तरीके से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करो, राइट। वो बैलेंस थोड़ी करेंगे डेवलपमेंट को। इसलिए लोग इस चीज पे भी एग्री थे कि यार भाई देखो ये जो डिसीजन है ना, इसमें ये भी था कि हमें सारे डिसीजन लेफ्ट नहीं छोड़ने थे,
बिजनेसमैन पर, फार्मर्स पर, इंडस्ट्रीज पर, राइट। इस चीज को लेके भी लोगों ने सहमति जताई थी, एक्सेप्ट किया था कि हाँ ठीक है, एग्री करते हैं, बहुत बढ़िया है ये सारी चीज, राइट। और एक चीज बोली कि गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए हमारी इस पूरी प्लानिंग में फॉर डेवलपमेंट को लेके, सिंपल, राइट। तो आप सिर्फ इंडियन कंटेक्स्ट में चीजों को समझो कि जो थर्ड चैलेंज था ना एट अ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टू इंश्योर डेवलपमेंट, वो यही था। इसमें जो राजनीतिक संघर्ष था वो ये सारा चला था, पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। कोई बात नहीं, लोग के थ्रू अगर डिसीजन नहीं बनाया जाएगा तो एटलीस्ट यार एक चीज ये तो होनी चाहिए ना, हमारे सामने हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारी, ये भी ध्यान रखना, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, सिंपल। क्लास 11 में सब कुछ पढ़ा है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेते हैं, लेकिन एडवाइस ले सकते हैं एक्सपर्ट से, या किसी इकोनॉमिस्ट से, या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से, सिंपल। इन्वायरमेंटलिस्ट से भी ले सकते हैं, राइट। तो राजनीतिक संघर्ष कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा था, राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट को लेके किस किस का आइडिया क्या था। तो सब जानते हैं कि अलग अलग पर्सन्स डिफरेंट गोल्स और डिफरेंट आइडियाज, सबकी विचारधारा अलग होती है तरक्की को लेके, डेवलपमेंट को लेके। अब मेरा मतलब जो तरीका है, जो वे है फॉर डेवलपमेंट, मेरा जो वे है टू डेवलपमेंट, तो मेरा तरीका है तरक्की करने का, वो थोड़ा सा अलग है, सिंपल। मैं ये चाहूंगा कि मतलब जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं और जो ऑनलाइन में अभी सुन रहे हैं, राइट, जो भी स्टूडेंट हमारी वीडियो को देख रहा है, बस हमारी वीडियो सुन के अच्छे से अप्रोप्रिएट तरीके से स्टडी करे, मार्क्स अच्छे लाए और वो लाइफ में सक्सेस हो, तो उसे मैं मानूंगा कि मेरी तरक्की है, राइट। उस चीज को हम मानते हैं, मतलब सारे ही टीचर्स का यही रहता है इंटेंशन कि वो जो पढ़ा रहे हैं उसको बच्चे पढ़ें और अच्छे मार्क्स लाएं और लाइफ में सक्सेस हो, तो वो टीचर की तरक्की है, सिंपल। भाई अलग अलग पर्सन तरक्की को अलग अलग तरीके से देखते हैं, मुद्दा ये है, ऐसे पकड़ना आप, राइट। तो डेवलपमेंट वुड मीन डिफरेंट थिंग्स, फॉर एग्जांपल टू एन इंडस्ट्रीज टू इज प्लानिंग टू सेट अप अ स्टील प्लांट। क्या है कि डेवलपमेंट की अलग अलग तरीके से मीनिंग देखी जाती है, अलग अलग पर्सन के पर्सपेक्टिव से, राइट। जैसे मान लो एक इंडस्ट्रीज ने प्लानिंग करी कि वो स्टील प्लांट को सेटअप करेगा, इसी तरीके से अर्बन कंज्यूमर है, एक शहर में रहने वाला स्टील कंज्यूमर, राइट, एंड टू दी आदिवासी हु लिव्स इन दैट रीजन, अलग अलग मतलब रीजन के लोग अलग अलग डेवलपमेंट को अलग अलग नजरिए से देखते थे, राइट। सबका मानना डेवलपमेंट को लेके अलग था, सिंपल। अब इसके अलावा भाई ये जितनी चीजें थी, दस एनी डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट इज बाउंड टुगेदर इज। अब इसके अलावा भाई, अब इसके अलावा ये जितनी भी सिचुएशन थी या जितनी भी चीजें थी, जैसे दस एनी डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंट को लेकर डिस्कशन था, इज बाउंड टू जनरेट कॉन्ट्राडिक्शन, कन्फ्लिक्ट्स एंड डिबेट्स। क्या है कि ये जितने भी डेवलपमेंट को लेकर डिस्कशन थी, इसमें कई बार कॉन्ट्राडिक्शन भी देखने को मिलता था, कन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलते थे, डिबेट्स भी देखने को मिलती थी, बिकॉज अलग अलग लोग डेवलपमेंट को अलग अलग तरीके से देखते थे। जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट का मानना तो यही रहेगा, इंडस्ट्रीज सेटअप कर दो, और ट्रैवल एरिया में कोई आदिवासी रह रहा है तो उसे डिस्प्लेस होना पड़ेगा। अब क्या है कि उसको रहने की आदत वहीं पर है, वो कहाँ जाएगा बेचारा, तो वो तरक्की को थोड़ा अलग तरीके से देखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया, या फिर किसी भी टीचर्स का, राइट। सब डेवलपमेंट को अलग अलग वे में देखते हैं, सिंपल, राइट। तो अब आपने एक चीज और समझनी है इसी में, एक चीज मतलब, तो अब आपने सेकेंड पॉइंट समझना है, इट वॉज कॉमन देन एज इट इज इवन नाउ फॉर पीपल टू रेफर टू द वेस्ट एज द स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। क्या है कि एक चीज बहुत पहले ही कॉमन थी और आज भी कॉमन है, लोग ज्यादातर रेफर कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न मॉडल को, सिंपल, कि वेस्ट कंट्री का भाई ये मॉडर्न है, राइट। डेवलपमेंट को मेजर कर रहे हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। मोस्टली लोगों का तो मानना यही है, राइट, कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न बन जाओ, मोर मॉडर्न, सिंपल, तरक्की आसानी से होती रहेगी। तो ये भी आप समझना, जैसे डेवलपमेंट वाज अबाउट बिकमिंग मोर मॉडर्न, कई लोगों का मानना है कि डेवलपमेंट वाज अबाउट बिकमिंग मोर मॉडर्न, सिंपल, एंड मॉडर्न वाज अबाउट बिकमिंग मोर लाइक द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री ऑफ द वेस्ट। मॉडर्न का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब जो भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है ना, मतलब इंडस्ट्रियलाइज का मतलब वेस्टर्न कंट्री में जो भी इंडस्ट्रीज हैं, राइट,
वैसे सेटअप हो जाए हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज, तो हमारे कंट्री में भी मॉडर्नाइजेशन आ जाएगा। सिंपल। देखो कई लोगों का मानना है, और ये एक पूरा एक सेंटेंस बन जाता है डेवलपमेंट का, कि डेवलपमेंट वाज अबाउट मोर मॉडर्न, राइट। डेवलपमेंट में क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न बनना पड़ेगा। सिंपल। मॉडर्न वाज अबाउट टू बिकम दी मोर लाइक दी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। सारे इंडस्ट्रीज वहां की तरह यहाँ पर आपने सेटअप करनी पड़ेगी, तभी आप डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकोगे, राइट। ये वेस्टर्न वाला प्रोसेस है, आप देख सकते हो, राइट। सिंपल। तो इट वाज बिलीव्ड दैट एवरी कंट्री, भाई लगभग कंट्री तो इस चीज पे बिलीव कर ही रही थी, और वो वुड गो थ्रू भी कर चुकी थी द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एज इन दी वेस्ट। कई कंट्री तो गो थ्रू भी कर चुकी थी प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन को, राइट। जो भी मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस है वेस्ट का, राइट। और इसमें एक चीज इन्वॉल्व रहती है, ध्यान रखना, which involve the breakdown of traditional social structure and the rise of capitalism and liberalism। क्या है कि कुछ कंट्री, क्या है कि एवरी कंट्री तो बिलीव कर रही थी कि बिल्कुल गो थ्रू करना चाहिए हमें द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, और वो गो थ्रू कर भी चुकी थी, करना क्या चाहिए, कर भी चुकी थी, राइट। और उसमें होता क्या है कि भाई जो भी आपका ट्रेडिशनली ओल्ड स्ट्रक्चर है ना, उसे आपने ब्रेक डाउन लगाना पड़ेगा, मतलब पुरानी चीजों को छोड़ के या फिर एबॉलिश करके खत्म करके नए तरीके से चलना पड़ेगा। मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस तो यही होता है, राइट। जो बीत गया उसे भूलो, और जो स्ट्रक्चर है ट्रेडिशनल, जो भी सोसाइटीज थी पहले, वो सब खत्म करके नए तरीके से चलो। तभी तो वेस्टर्न कंट्री डेवलप्ड है। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने अपना पुराने जमाने वाली चीजें खत्म करके नए तरीके से तरक्की करनी शुरू करी है, तभी वो आगे है। इंडियन सोसाइटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया ना एक ऐसी कंट्री है, एक तो ट्रेडिशनल यहाँ पर बहुत सारे नोशंस हैं। अब ट्रेडिशनल नोशंस में हम सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस भी देते हैं, जैसे भक्ति ट्रेडिशन, बहुत पुराने समय का ट्रेडिशन है। जिस बच्चे के पास 12th में हिस्ट्री होगी, तो भक्ति सूफी ट्रेडिशन नाम से एक चैप्टर भी है, तो उसमें आप हमारे ट्रेडिशन को अच्छे से समझते हो, सूफीज्म भी अच्छे से समझते हो। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट कंट्री तो भाई गो थ्रू कर चुकी थी, राइट। सिंपल। अब अगर बात इंडिया की करें, तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी से कुछ टाइम से, मतलब कुछ ईयर्स पहले, कह सकते हैं आजादी से पहले, इंडिया हैड बिफोर इट टू मॉडल्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट। क्या है कि इंडिया के सामने दो मॉडल आए मॉडर्न डेवलपमेंट के, एक आया यूएसए का और एक आया यूएसएसआर का। सिंपल। सोशलिस्ट मॉडल यूएसएसआर का था, कैपिटलिस्ट मॉडल यूएसए का था, सोवियत यूनियन और यूएसए। बिकॉज 45 में वर्ल्ड बाइपोलर वर्ल्ड बन गया था, सभी को पता है, यूएसए और यूएसएसआर में, राइट। फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड। ध्यान रखना, इंडिया के सामने दो मॉडल आए थे, किस चीज के, मॉडर्न डेवलपमेंट के, राइट। किसको हम अडॉप्ट करें, इसको या इसको, राइट। तो क्या होता है कि देयर वर मैनी इन इंडिया, इंडिया के कई लोग देन हु वर डीपली इंप्रेस्ड बाय दी सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। इंडिया के कई लोग डीपली इंप्रेस होते हैं सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से, कि सोवियत का मॉडल बहुत अच्छा है भाई। दीज इंक्लूडेड नॉट जस्ट द लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बट ऑल्सो दोज ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी एंड लीडर्स लाइक नेहरू विद इन दी कांग्रेस। और जरूरी नहीं है कि खाली कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ही उसमें इंक्लूड हो कि वही इंप्रेस हुए हैं सोवियत यूनियन के मॉडल से, उनके अलावा सोशलिस्ट पार्टी के भी कुछ लीडर्स इंक्लूड थे, लाइक जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि डीपली इंप्रेस थे सोवियत के मॉडल से, राइट। इज दैट क्लियर, राइट। So there were very few supporter of the American style capitalist development। क्या है कि कुछ सपोर्टर्स अमेरिका के स्टाइल से भी इंप्रेस थे, कि उनका ये मानना था अमेरिका जैसी आइडियोलॉजी यहाँ होनी चाहिए, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को अपना लो। सिंपल। कैपिटलिस्ट मॉडल वही वाला, राइट। तो ये भी आपने एक पॉइंट मतलब इंडियन कंटेक्स्ट में याद रखना है। इंडिया के सामने ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस दो मॉडल आए थे ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट के। सिंपल, राइट। अब देखो, द नेशनलिस्ट लीडर्स वर क्लियर दैट द इकोनॉमिक कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया वुड हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम द नैरोली डिफाइंड कमर्शियल फंक्शन ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट, राइट। हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स को ये चीज क्लियर थी कि इंडिया का ना जो मतलब फ्रीडम इंडिया है, उसकी जो गवर्नमेंट है, उसका जो कंसर्न है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को लेके, वो बहुत नैरोली डिफाइंड है कॉलोनियल गवर्नमेंट से, और बहुत डिफरेंट है। जो भी कमर्शियल फंक्शन है ना कॉलोनियल गवर्नमेंट का, उससे बहुत नैरोली डिफाइंड है और बहुत डिफरेंट है।
क्या है कि फ्रीडम इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, वो सोसाइटी को ना एक इक्वल तरीके से देखेगी और अच्छे से किस तरीके से यहाँ पर होना चाहिए सिस्टम, कैसे डेवलपमेंट करनी चाहिए, बहुत सारे कंसेंसस डेवलप होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे भी, राइट, अभी हम पढ़ेंगे भी, लेकिन ये ध्यान रखो कि ये सारे आइडियाज आ रहे थे। वैसे तो इंडियन कंटेक्स्ट में तो हमने देखा इंडिया के सामने क्या आया, और उससे पहले हमने ये देखा कि भाई डेवलपमेंट का मतलब ना अलग अलग पर्सन्स के अलग अलग नजरिए से अलग अलग देखा जाता है, और डेवलपमेंट के डिफरेंट डायमेंशन होते हैं। सिंपल, ये भी आपने समझना है, राइट। इज दैट क्लियर? ऑल राइट, तो अब हम समझेंगे प्लानिंग। प्लानिंग कैसे इंडिया ने करी और प्लानिंग में क्या था, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सिंपल भाई, दिखती बात है, अगर आप कोई भी डेवलपमेंट को अचीव, किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करनी होगी? प्लानिंग। जैसे आपका एग्जाम है, तो अभी आप प्लानिंग ही तो कर रहे हो, कैसे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए एंड ऑल, राइट, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। सिंपल। तो डिस्पाइट दी वेरियस डिफरेंसेस, कई सारे डिफरेंसेस के अलावा भी देयर वाज अ कंसेंसस ऑन वन पॉइंट, एक पॉइंट पर कंसेंसस डेवलप होता दिखा। वैसे तो और भी कंसेंसस डेवलप होते दिखे ही है, लेकिन वो कंसेंसस देखो क्या था, दैट डेवलपमेंट कुड नॉट बी लेफ्ट टू प्राइवेट एक्टर्स। क्या है कि तरक्की किसी प्राइवेट एक्टर्स पर छोड़ी नहीं जा सकती, राइट। अगर हमने किसी इकोनॉमिस्ट पे या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट पे डेवलपमेंट लेफ्ट छोड़ दी, तो उसका तो ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। सिंपल। तो ऐसा कैसे पॉसिबल था, राइट। तो इसलिए बोला गया कि दैट देयर वाज द नीड फॉर द गवर्नमेंट टू डेवलप अ डिजाइन और प्लान फॉर डेवलपमेंट। बोला यही गया कि गवर्नमेंट की सख्त आवश्यकता है, नीड है, और एक चीज गवर्नमेंट स्टेब्लिश्ड हो तो गवर्नमेंट क्या डेवलप करे? डिजाइन तैयार करे, प्लान करे, किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, प्लान फॉर डेवलपमेंट, राइट। देखो गवर्नमेंट जब आ जाएगी तो वो प्लानिंग करेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए डेवलपमेंट को इंश्योर करने की। गवर्नमेंट तो ऐसे है ना कि मतलब सबको साथ लेके चलेगी। अब मार्केट फोर्सेस पे या किसी प्राइवेट एक्टर्स पे डिसीजन छोड़ दिए गए या डेवलपमेंट छोड़ दी गई कि भाई आप संभालो हमारी कंट्री को, तो कोरोना वायरस वाले टाइम पे याद करो, अगर छोड़ दिए जाते तो क्या हमें कोई संभाल पाता या फिर हमारी कंट्री को कोई संभाल पाता? अगर मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दी जाती तरक्की तो वो तो भाग लेते देश छोड़ के, राइट। तो ऐसे आपने समझना है कि डेवलपमेंट हम मार्केट फोर्सेस पे नहीं छोड़ सकती, गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट होगी तो वो एक प्लान तैयार करेगी, किस चीज का? फॉर डेवलपमेंट का। सिंपल, राइट। अब क्या है कि एक चीज और, इनफैक्ट द आइडिया ऑफ प्लानिंग एज अ प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग इकोनॉमी अर्न अ गुड डील ऑफ पब्लिक सपोर्ट इन दी 1940s 1950s ऑल ओवर दी वर्ल्ड, राइट। देखो जो आइडिया ऑफ प्लानिंग है ना, उसको एज अ प्रोसेस ऑफ रीबिल्ड इकोनॉमी के उसमें देखो, राइट। जो भी आइडिया ऑफ प्लानिंग है, विचारधाराएं हैं जो भी प्लानिंग को लेके, उसको अगर आप एज अ प्रोसेस ऑफ रीबिल्ड इकोनॉमी की उसमें देखते हो, तो उसमें मतलब ये निकल के आता है कि हाँ, अर्न अ गुड डील ऑफ पब्लिक सपोर्ट, राइट। पब्लिक सपोर्ट पे एक अच्छी डील, राइट, इन दी 1940s 1950s ऑल ओवर दी वर्ल्ड, राइट। तो एक और एग्जाम्पल है, मतलब एक एग्जाम्पल है जिसमें हम समझ सकते हैं द एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन यूरोप। यूरोप के अंदर मतलब ग्रेट डिप्रेशन आया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन में चले गए थे लोग। सिंपल, बिकॉज यहाँ की जो मतलब यहाँ का जो सिस्टम था ना, जो भी डिसीजन थे डेवलपमेंट के, वो मार्केट फोर्सेस को दे दिए गए थे, वो प्राइवेट एक्टर्स को दे दिए गए थे। इसीलिए बोला जाता है कि प्राइवेट फोर्सेस, प्राइवेट एक्टर्स को या फिर मार्केट फोर्सेस को अगर आप कोई डिसीजन लेफ्ट छोड़ दोगे तो दिक्कत आएगी आएगी, राइट। इसलिए बोला जाता है कि गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहना चाहिए, गवर्नमेंट को डिसीजन देने चाहिए रिगार्डिंग द डेवलपमेंट, राइट। द इंटर वॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जापान एंड जर्मनी, जापान जर्मनी में भी रिकंस्ट्रक्शन चल रही थी, इंटर वॉर बहुत सारे चल रहे थे अंदर अंदर, राइट। क्या है कि जर्मनी में हिटलर रूल जरूर करता था, लेकिन हिटलर ने जर्मनी की इकोनॉमी को दोबारा से कंस्ट्रक्शन करा था, बहुत अच्छी इकोनॉमी बना दी थी। सिंपल, राइट। आगे दिक्कतें भी थी, लेकिन आपने पॉइंट समझना है, राइट, कि प्लानिंग क्यों जरूरी रहती है, इसीलिए जरूरी रहती है, और डेवलपमेंट का डिसीजन
क्यों, मतलब गवर्नमेंट को देना चाहिए इसीलिए देना चाहिए, राइट। एंड मोस्ट ऑफ ऑल दी स्पेक्टुलर इकोनॉमिक ग्रोथ, जितने भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लेके स्पेक्टुलर थे, राइट, अगेंस्ट हैवी ऑड्स इन दी सोवियत यूनियन इन दी 1930s और 1940s कंट्रीब्यूटेड टू दिस कंसेंसस। क्या है कि सोवियत यूनियन के अंदर जितनी भी चीजें थी ना, जो भी सिस्टम में था, राइट, वो भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन देता है इस कंसेंसस में, राइट, मतलब इस प्लानिंग में। सिंपल, सोवियत यूनियन में भी पहले क्या था, दिक्कतें थी, लेकिन सोवियत यूनियन के अंदर भी प्लानिंग हुई और गवर्नमेंट जो थी कम्युनिस्ट पार्टी स्टेट कंट्रोल करने लगी सारे सिस्टम को, इकोनॉमिक ग्रोथ आने लगी सोवियत यूनियन में भी, राइट। तो बेस्ट एग्जांपल है, आप देख सकते हो, लेकिन एक एग्जांपल नेगेटिव ये है, यूरोप के अंदर इकोनॉमिक डिप्रेशन में, मतलब काफी ज्यादा एक यूरोप के अंदर इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, लोग इकोनॉमिक डिप्रेशन में चले गए, आर्थिक संबंधित। सिंपल, राइट। इसके अलावा सोवियत यूनियन ने भी मतलब काफी कंट्रीब्यूशन दिया इस कंसेंसस में। सिंपल, यहाँ ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ लाएंगे, आगे चलेंगे वगैरह, ये सब, राइट। और भाई जर्मनी जापान तो रिकंस्ट्रक्शन कर ही रहा था इंटर वॉर के चलते, वर्ल्ड वॉर सेकंड तो चल ही रहा था ना। सिंपल, राइट। अब देखो, दे सीक एन ओपन इकोनॉमी विदाउट एनी स्टेट कंट्रोल इन द फ्लो ऑफ कैपिटल। देखो, फ्लो ऑफ कैपिटल के अंदर बिना स्टेट कंट्रोल के इकोनॉमी ओपन नहीं कर सकते। सिंपल, राइट। दैट वाज नॉट व्हाट हैपेंड हियर, फिर भी ये चीज नहीं हो पा रही थी, राइट, ओपन इकोनॉमी वाली। तो इसमें हुआ ये, रादर अ सेक्शन ऑफ द बिग इंडस्ट्रीज गॉट टुगेदर, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज साथ में आते हैं 1944 के अंदर, एंड ड्राफ्टेड अ ज्वाइंट प्रपोजल फॉर सेटिंग अप प्लान्ड इकोनॉमी इन दी कंट्री। क्या है कि 1944 में इन्हीं सारी सिचुएशन को देखते हुए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज साथ में आते हैं ऑल टुगेदर, राइट, और एक ज्वाइंट प्रपोजल रखते हैं। सिंपल, ज्वाइंट प्रपोजल प्लान्ड इकोनॉमी को सेटअप करने का, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे में हुआ था ये, इसलिए बॉम्बे प्लान कहा गया है। कई बार आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान में ये मीटिंग हुई थी 1944 में, सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज साथ में आए थे, उन्होंने डिसीजन लिया था कि अब हम क्या करेंगे, प्लान्ड इकोनॉमी को सेटअप करेंगे। सिंपल, द बॉम्बे प्लान वांटेड द स्टेट टू टेक मेजर इनिशिएटिव इन इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। बॉम्बे प्लान ये चाहता था कि सारे स्टेट मतलब कुछ मेजर इनिशिएटिव्स लें इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, या फिर अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में, राइट। बॉम्बे प्लान का ऑब्जेक्टिव ये था। सिंपल, thus from left to right planning for development was the most obvious choice for the country after independence। क्या है कि लेफ्ट टू राइट जो प्लानिंग थी ना फॉर डेवलपमेंट, ये मोस्ट ऑब्वियस चॉइस थी कंट्री की डेवलपमेंट को एंश्योर करने की, राइट, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, राइट। समझ आ रहा है ना प्लानिंग क्यों जरूरी है, कैसे हुई, कब हुई, बॉम्बे प्लान क्या था वगैरह सब कुछ। अब क्या है कि द प्राइम मिनिस्टर वाज इट्स चेयरपर्सन। सिंपल, क्या है कि जब ये सारी चीजें हो गई ना, तो प्लानिंग कमीशन सेटअप हो गया। यहां मैं लिख देता हूं, प्लानिंग कमीशन 1950 में सेटअप हो जाता है। पीसी मतलब प्लानिंग कमीशन। 1950 में जब प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर को चेयरपर्सन बनाया जाता है प्लानिंग कमीशन का। अब तो नीति आयोग है ये, लेकिन ध्यान रखना चेयरपर्सन कौन होते हैं, पीएम। इट बिकेम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बन जाते हैं ये, एंड सेंट्रल मशीनरी भी बोली जाती है फॉर डिसाइडिंग व्हाट पाथ एंड स्ट्रेटेजी इंडिया वुड अडॉप्ट फॉर इट्स डेवलपमेंट, राइट। जब प्राइम मिनिस्टर को, ध्यान से समझना, चेयरपर्सन बनाया गया था ना प्लानिंग कमीशन में, जवाहरलाल नेहरू जी को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मतलब उन्होंने ही ये डिसाइड किया क्या पाथ रहना चाहिए। वैसे होना यही चाहिए कि वही डिसाइड करेंगे, उन्होंने ही डिसाइड किया क्या पाथ रहना चाहिए, क्या डेवलपमेंट को लेके स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, इसीलिए बोला गया मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट्रल मशीनरी। सिंपल, राइट, क्योंकि वही डिसाइड करेंगे पाथ क्या रहना चाहिए, डायरेक्शन क्या रहना चाहिए डेवलपमेंट को इंश्योर करने का, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लानिंग, राइट। अच्छे से समझना, प्लानिंग मतलब नियोजन बनाओ, राइट। इंडियन कंट्री में मतलब इंडियन सोसाइटी में ना प्लानिंग कमीशन बनता है और उसके बाद प्लानिंग होती है। सिंपल। तो इसके बाद अब हम समझेंगे द अर्ली इनिशिएटिव्स। तो अब हम देखेंगे द अर्ली इनिशिएटिव्स, स्टार्टिंग में कैसे क्या इनिशिएटिव्स लिया गया, राइट। ध्यान से समझना इस टॉपिक को भी, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।
So as in the USSR, the Planning Commission of India opted for 5-year plans. क्या है कि जो 5-year plan का आइडिया था ना, वो USSR में पहले चलता था, राइट? USSR के इस प्रोसेस को देखते हुए इंडिया ने भी इसको अपनाया, राइट? कि हम 5-year प्लानिंग बेसिस पे प्लानिंग करेंगे. सिंपल. द आइडिया इज वेरी सिंपल. ये आइडिया बहुत सिंपल था. क्या था इस आइडिया में? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स अ डॉक्यूमेंट. क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगी दैट हैज अ प्लान फॉर ऑल इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट 5 years. क्या है कि अगले 5 साल, 5-year प्लान्स का मतलब है नेक्स्ट 5 year, मतलब अगले 5 साल में जो भी इनकम है, आप जो भी एक्सपेंडिचर है, उसके रिगार्डिंग एक डॉक्यूमेंट तैयार करना कि 5 साल में इतना खर्चा हुआ है, राइट? इतनी इनकम हुई है, इतना रेवेन्यू आया है, इतना खर्चा हुआ है, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि दिस आइडिया वाज वेरी सिंपल, राइट? 5-year प्लान का आइडिया बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें. नेक्स्ट 5 year क्या इनकम रही, क्या खर्चा रहा, यही सारी चीज तो रिकॉर्ड में लाई जाए, राइट? इसे ही तो 5-year प्लान कहते हैं, सिंपल. बट ये जो आइडिया था, ये कहां से हमने लिया था? यूएसएसआर से. ये पॉइंट आप मत भूलना, इसमें आपने कई बार 1 मार्कर क्वेश्चन आने के चांसेस रह जाते हैं. सिंपल. अब देखो क्या है कि अकॉर्डिंगली द बजट ऑफ द सेंट्रल एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. क्या है कि सारी स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स मिलकर एक बजट प्लान करती है, राइट? एक बजट तैयार करती है. एक होता है नॉन प्लान बजट. नॉन प्लान बजट मतलब दैट इज स्पेंट ऑन रूटीन आइटम्स. जो रूटीन आइटम्स मतलब जो डेली रूटीन पे खर्चा हो रहा है या फिर कोई ईयरली बेसिस पे खर्चा हो रहा है, वो नॉन प्लान बजट में आ जाता है, राइट? एक होता है प्लान बजट दैट इज स्पेंट ऑन अ 5-year बेसिस एज पर दी प्रायोरिटीज फिक्स्ड बाय दी प्लान. क्या है कि एक होता है प्लान बजट, एक होता है नॉन प्लान बजट, राइट? प्लान बजट में 5-year बेसिस पे इनकम्स एक्सपेंडिचर्स देखी जाती थी, राइट? कि भाई देखो, प्लान बजट में 5-year बेसिस पे देखा जाता था कि कितने पैसे स्पेंड करें, राइट? बट ईयरली बेसिस पे, डेली रूटीन बेसिस पे कोई भी खर्चा हो रहा है तो उसे नॉन प्लान बजट में मतलब रखा जाता था, राइट? तो आपने ऐसे समझना है, सिंपल. तो इस 5-year प्लानिंग के अंदर ना आपने एक चीज समझनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल दी स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर एक बजट तैयार करती है जिसे प्लान बजट और नॉन प्लान बजट कहा जाता है. आई होप आपको समझ आ गया हो कि प्लान में क्या है और नॉन प्लान में क्या है, राइट? द ड्राफ्ट ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान एंड देन द एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट released in December 1951, right? This is point to be noted. December 1951 में फर्स्ट 5-year प्लान ड्राफ्ट किया गया था. ये एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट था, राइट? जनरेटेड अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द कंट्री. क्या है कि जब पहला प्लान आया था ना, 5-year प्लान, उसमें लोगों को ना बहुत एक्साइटमेंट थी, राइट? कि यार अब तो हमारे लिए कुछ आ रहा है, अब तो तरक्की बहुत जल्दी हम कर लेंगे, ये वो. क्या होता है कि जब नई नई शादी होती है तो भाई, फॉर एग्जाम्पल भाई, तो सबको मजा आता है कि यार अब पार्टी होगी, ये वो. जब थोड़ा समय बीत जाता है तो यार, अरे यार चलना यार, क्या यार. सिंपल. तो भाई देखो, फर्स्ट 5-year प्लान से बहुत लोगों की एक्साइटमेंट भी थी, बहुत लोगों में, कि अब हमारे कंट्री की तरक्की होने वाली है. तो द एक्साइटमेंट विद प्लानिंग रिच इट्स पीक with the launching of the second 5-year plan 1956 and continued somewhat till the third 5-year plan in 1961, right? देखो, एक्साइटमेंट मतलब ये कह सकते हैं कि फर्स्ट 5-year प्लान में तो थी, फिर बढ़ती चली गई एक्साइटमेंट, तो सेकंड 5-year प्लान भी आया, राइट? सेकंड 5-year प्लान कब लॉन्च हुआ? 1956 में. उसके बाद थर्ड 5-year प्लान भी आया, राइट? धीरे धीरे ना, मतलब शादी के बाद कहते हैं ना, जब इंटरेस्ट कम होता चले जाता है, राइट? ढंग से पता नहीं होता हमारी एनिवर्सरी कब है, ये वो वगैरह. तो हम कह सकते हैं कि यार फर्स्ट 5-year प्लान, सेकंड 5-year प्लान, थर्ड 5-year प्लान, राइट? फर्स्ट में तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी, उसको देखते हुए सेकंड 5-year प्लान भी लॉन्च हुआ, फिर थर्ड भी हुआ, राइट? ईयर वाइज आपको पता होनी चाहिए. इसके बाद द फोर्थ प्लान वाज ड्यू टू द स्टार्ट इन 1966. देखो, फोर्थ 5-year प्लान जब स्टार्ट होता है ना, तो इस टाइम पर, बाय दिस टाइम, नोवेल्टी ऑफ प्लानिंग हैड डिक्लाइन कंसिडरेबली. क्या है कि प्लानिंग डिक्लाइन होती दिखी बिकॉज ऑफ दी मल्टीपल रीजंस. वैसे मेजर रीजन तो हम पढ़ेंगे. मोर ओवर इंडिया वाज फेसिंग एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस. क्या है कि इस टाइम पर इंडिया ने एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किया, राइट? इकोनॉमिकली, सिंपल. द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक अ प्लान हॉलिडे. इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया
कि प्लानिंग वैलिंग अभी अभी हम रोकते हैं, कि प्लानिंग व्लानिंग तो अभी हम रोक देते हैं, अभी हम कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस को मतलब जो भी इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो प्लान ऑलरेडी लग गया, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि अब हम प्लानिंग अभी रोकेंगे कुछ समय के लिए। एंड दो मैनी क्रिटिसिज्म इमर्ज बोथ अबाउट द प्रोसेस एंड द प्रायोरिटीज ऑफ दीज प्लान्स, द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज फर्मली इन प्लेस बाय देन। क्या है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने ना जब ये इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये थोड़ी कि अभी हम प्लानिंग कंटिन्यू करेंगे, प्लान प्लान प्लान, डेवलपमेंट तो होती रहेगी, अभी इकोनॉमिक क्राइसिस तो रिजॉल्व कर ले। क्रिटिसिज्म्स भी देखा गया, बहुत सी आलोचनाएं भी देखी गई, बट कोई बात नहीं। अभी मुद्दा ये है कि थर्ड 5 ईयर प्लान तक तो चीजें सही चलती चली गई थी, लेकिन फोर्थ प्लान भी तो लॉन्च हुआ था, लेकिन अब ये थोड़ी पता था कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा, राइट। फोर्थ 5 ईयर प्लान में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो उस टाइम पर प्लान हॉलीडे का डिसीजन ले लिया गवर्नमेंट ने, राइट। और भी बहुत सारी चीज देखी गई, क्रिटिसिज्म देखा गया, बट यार सिंपल यार, जो पहले समस्या है उसे उसका समाधान होना चाहिए, बाद में ये चीज कर लेंगे, सिंपल, राइट। तो हम देख सकते हैं कि भाई ये था पूरा अर्ली इनिशिएटिव इंडिया का, राइट। और अब एक एक 5 ईयर प्लान अगर हम डिफाइन करें तो हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था और सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या था, राइट। ध्यान से आपने टॉपिक को समझना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 51 से 56 चला था, राइट, सॉट टू गेट द कंट्री इकोनॉमी आउट ऑफ द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के चलते जो कंट्री के अंदर इकोनॉमी थी ना वो पॉवर्टी से घिरी हुई थी, राइट। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के क्या चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? के एन राज। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, के एन राज चीफ आर्किटेक्ट थे और यंग इकोनॉमिस्ट भी थे, राइट। इनकी इन्वॉल्वमेंट थी प्लान को ड्राफ्ट करने में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान को, सिंपल। तो इसीलिए इन्हें चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है, सिंपल। इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया, आर्ग्यूड दैट इंडिया शुड hasten slowly for the first 2 decades as the fast rate of development might endanger democracy, right। जी हाँ, समझो, इनके आर्ग्यूमेंट थे कि मतलब फर्स्ट 2 डिकेड्स में ना मतलब डेवलपमेंट बहुत स्लो चलनी चाहिए, राइट। अगर हमने तरक्की तेजी से करी इससे डेमोक्रेसी को खतरा हो सकता है, राइट। के एन राज जी ने कहा। कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पर रियलिटी में भी एक चीज समझने को मिलती है, कभी भी आप कोई काम कर रहे होते हो बहुत स्लोली करो, साइलेंट मोड पे करो, राइट। अगर आप धीरे धीरे चलते हो ना तो ऑब्वियसली आप तरक्की कर जाओगे। अगर आप जरा सा मतलब एक स्टेयर से 10th स्टेयर पर डायरेक्ट जाने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियस सी बात है गिरोगे, सिंपल, राइट। तो डेमोक्रेसी को खतरा हो सकता है अगर आपने तेजी से डेवलपमेंट करी, इसलिए बोला कि फर्स्ट 2 डिकेड्स एटलीस्ट मतलब स्लो डाउन पे डेवलपमेंट चलनी चाहिए, राइट। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान एड्रेस्ड मेनली द एग्रीकल्चर सेक्टर। मेनली किस पर फोकस किया गया था? एग्रीकल्चर सेक्टर पे। इसमें इंक्लूडिंग कौन कौन सी चीजें थी? इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरिगेशन, डैम्स इरिगेशन में इन्वेस्टमेंट करना। एग्रीकल्चर सेक्टर वाज हिट, इरिगेशन तो सिंचाई को कहते हैं, मतलब डैम्स को अगर हम बना देंगे तो ऑब्वियस सी बात है इरिगेशन फैसिलिटी वहां से आ जाएगी। कंफ्यूज मत होना, अच्छे से समझना, राइट। तो एग्रीकल्चर सेक्टर वाज हिट हार्डेस्ट बाय पार्टीशन एंड नीडेड अर्जेंट अटेंशन। क्या कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन के टाइम पे उसके बाद बहुत अर्जेंट अटेंशन थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में फोकस किया जाए इसे डेवलप करने के लिए, राइट। तो ये चीज भी बोली गई कि यार बहुत सारी डिफिकल्टीज आई थी पार्टीशन के टाइम पे, इसलिए अर्जेंट नीड की अटेंशन चाहिए चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर को, राइट। ह्यूज एलोकेशन वर मेड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट लाइक दी भाखरा नंगल डैम। क्या है कि बहुत सारी एलोकेशन देखने को मिली बड़ी बड़ी, जिसमें एक लार्जर स्केल पर प्रोजेक्ट्स, वैसे तो मल्टी रिवर्स प्रोजेक्ट भी आते हैं, मल्टी पर्पस रिवर प्रोजेक्ट, सिंपल, मतलब रिवर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आए जिनका पर्पस अलग अलग था, उसमें से एक था भाखरा नंगल डैम। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। कई बार ये चीजें ना एक बेंचमार्क कहलाती हैं और आपको समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान को किसने ड्राफ्ट किया और इसमें किस चीज पर फोकस किया गया, समस्याएं क्या थी, कैसे आगे चले, सिंपल, राइट। द प्लान आइडेंटिफाइड द पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री। इस प्लान में ये भी आइडेंटिफाई किया कि जो भी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है ना, राइट, इसको दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन करो, रीडिस्ट्रीब्यूशन करो, सिंपल, एज द प्रिंसिपल ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ। देखो एग्रीकल्चर ग्रोथ का प्रिंसिपल ऑब्स्टेकल तरीका माना जाता है कि अगर आपने लैंड वाले पैटर्न को दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन
दोबारा से बांट दिया ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, सभी पीजेंट्स को अपनी एक लैंड मिल जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो जाएगी, सिंपल। तो इट फोकस्ड ऑन लैंड रिफॉर्म्स, बोला गया ना, फोकस किया गया। इकोनॉमिक्स में भी है ये कॉन्सेप्ट, आईईडी में लैंड रिफॉर्म्स पर फोकस किया गया एज द की टू दी कंट्रीज डेवलपमेंट। देखो लैंड रिफॉर्म्स को ना एक की बोला गया, मतलब एक की बोला गया कि कंट्री के डेवलपमेंट की एक की है लैंड रिसोर्सेस, राइट। तो इट फोकस्ड ऑन लैंड रिफॉर्म्स एज द की टू दी कंट्री डेवलपमेंट। देखो आ गई ना बात, फोकस किया गया लैंड रिफॉर्म्स में, लैंड चेंज होनी चाहिए, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बदलना चाहिए, जमींदारी सिस्टम, ये सारा सिस्टम जो चल रहा था ना, ये हटना चाहिए, सिंपल, राइट। तो उसे बोला गया कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ना लैंड रिफॉर्म्स होना चाहिए, सिंपल। तो समझ आ गया ना कि मतलब फोकस किया गया लैंड रिफॉर्म्स करना चाहिए वगैरह ये सब, राइट। So as the basic level of spending was very low in the 1950s, 1950s के टाइम पर ना बेसिक लेवल ऑफ स्पेंडिंग भी बहुत लो था, राइट। सो इट कुड नॉट बी रिड्यूस्ड एनी मोर, इसे और कम तो नहीं कर सकते, पहले से ही स्पेंडिंग लेवल कम है, उसे और कम कर दो, पॉसिबल नहीं था कि उसे और भी कम कर दे, राइट। सो दी प्लानर सॉट टू पुश शेविंग अप, सो भाई प्लानर कह रहे थे कि मैक्सिमम अब सेविंग वगैरह होनी चाहिए, सेविंग करेंगे, राइट। दैट्स टू वाज डिफिकल्ट एज द टोटल कैपिटल स्टॉक इन द कंट्री वाज रादर लो कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयबल पीपल, राइट। मतलब जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी एम्प्लॉयबल पीपल हैं, उस हिसाब से हमारे पास टोटल कैपिटल भी बहुत कम है, सिंपल। तो डिफिकल्ट था मतलब ये चीज करना भी, राइट। इसलिए मतलब प्लानर्स ने मतलब बोला कि मैक्सिमम सेविंग्स अप होनी चाहिए, जिससे कि हम प्लानिंग अच्छे से करके आगे अच्छे से डेवलपमेंट इंश्योर कर लेंगे, राइट, सिंपल। तो कहने का मतलब यही था कि भाई देखो बेसिक लेवल ऑफ स्पेंडिंग तो लो था ही 1950s के टाइम पर, इसे और कम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, राइट। तो प्लानर ने बोला कि भाई पुश करो सेविंग्स अप, दैट टू वाज डिफिकल्ट एज द टोटल कैपिटल स्टॉक इन दी कंट्री, मतलब ये भी बहुत डिफिकल्ट था कि जो भी टोटल कैपिटल स्टॉक है हमारे कंट्री का वाज रादर लो कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयबल पीपल, बहुत ज्यादा कम है, राइट। जो भी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयबल पीपल है उससे भी बहुत ज्यादा कम है, राइट। तो हम ये देख सकते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या क्या चीजें थी, राइट। आई होप आपको समझ आ गया हो किस चीज पर फोकस किया गया, कैसे प्लानिंग हुई वगैरह ये सब, राइट। इसी के बाद दूसरा 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो जाता है 56 में, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसे ही हम 5 ईयर प्लान 2 कहते हैं, राइट। अब क्या है कि इसमें क्या हुआ था, बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, कैसा, यस। तो देखो क्या है कि भाई देखो बात समझो पहले, सेकेंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज, सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो फोकस था ना हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने का था, तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, राइट। इट वाज ड्राफ्टेड बाय अ टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट, अलग अलग टीम के थ्रू, जो भी उसमें इकोनॉमिस्ट थे या फिर प्लानर्स थे उनकी लीडर, मतलब it was drafted by the it was drafted by a team of economists and planners under the leadership of पीसी महालनोबिस। 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, सेकंड 5 ईयर प्लान के चीफ आर्किटेक्ट कौन थे, पीसी महालनोबिस, राइट। ये भी पूरी टीम के साथ ड्राफ्ट हुआ था ये प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, जिस पर फोकस किया गया कि बहुत तेजी से रैपिड मतलब तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, सिंपल। अब देखो बात यह है कि इफ द फर्स्ट प्लान हैड प्रीच्ड पेशेंस, अगर फर्स्ट प्लान ने पेशेंस रखा था ना, तो दूसरा प्लान ये क्या उम्मीद कर रहा था कि सेकेंड वांटेड टू ब्रिंग अबाउट क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, क्विक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए स्ट्रक्चर में, कहने का मतलब है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने पेशेंस रखा तो दूसरा 5 ईयर प्लान तेजी से भागे, राइट, बाय मेकिंग चेंजेस साइमल्टेनियसली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, जो भी पॉसिबल डायरेक्शन है, जो भी मतलब कह सकते हैं पॉसिबिलिटीज बनती है या बने, उसमें चेंज आना चाहिए, राइट। कहने का मतलब यार देखो सिंपल है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने अगर पेशेंस रखा तो दूसरा ये चाहता था, दूसरा 5 ईयर प्लान, कि सारा स्ट्रक्चर तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन हो और बहुत चेंजेस आए, बहुत सारे बदलाव आने चाहिए साइमल्टेनियसली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जहां भी पॉसिबल हो, जिस डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी हो उस पर चेंजेस आना चाहिए, राइट। दूसरा 5 ईयर प्लान ये उम्मीद करता था और ये चाहता भी था, सिंपल, राइट।
अब क्या है कि इस प्लान के आने से पहले, बिफोर दिस प्लान वाज फाइनलाइज्ड, राइट, कांग्रेस पार्टी एक सेशन हेल्ड करती है अवादी नियर दी देन मद्रास सिटीज के पास, राइट, मद्रास सिटी के पास एक जगह थी अवादी, राइट, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी क्या करती है, एक सेशन हेल्ड करती है जिसमें इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन लाने की बात करती है कि हम एक एग्रीमेंट बनाएंगे, इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन। अब उसमें क्या है ये आप पढ़ना, उसमें क्या था रेजोल्यूशन में, तो दिस वाज रिफ्लेक्टेड इन दी सेकंड प्लान, वो रेजोल्यूशन रिफ्लेक्ट होता दिखा सेकंड प्लान में। क्या क्या चीजें थी, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड सब्सटेंशियल टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स, राइट, जो भी चीज इंपोर्ट हो रही है उसमें टैरिफ इम्पोज कर दिया गवर्नमेंट ने, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ताकि जितनी भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं इनको प्रोटेक्शन दी जा सके, मतलब इनको प्रोटेक्शन मिल सके। सच प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट हेल्प बोथ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज टू ग्रो, इससे क्या है कि जो भी पब्लिक सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर है इसको एक हेल्प मिलेगी, सिंपल, ग्रोथ करने के लिए या ग्रो करने के लिए, राइट। क्या है कि बाहर की चीजें अगर धड़ाक से आ जाएंगी हमारे कंट्री में, भाई अगर हम लोग वो चीज खरीदेंगे इससे बेटर है हम सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनाते हैं, इससे बेटर है हम सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनाते हैं यार, ताकि दोनों सेक्टर्स को ग्रोथ मिले, हेल्प मिले, पूरा एनवायरनमेंट क्या हो सके, मतलब पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर का प्रोटेक्ट हो सके। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया सब्सटेंशियल टैरिफ्स सारे इंपोर्ट्स पर, सिंपल, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। सो एज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट वर ग्रोइंग इन दिस पीरियड, इस पीरियड में सेविंग इन्वेस्टमेंट दोनों में ग्रोथ हुई थी, राइट। A bulk of these industries like electricities, railways, steel, machineries, communications could be developed in the public sector, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर भी डेवलप होते दिखे थे, मतलब इस पीरियड में हम ये कह सकते हैं सेविंग्स इन्वेस्टमेंट दोनों में ग्रोथ देखी गई, और इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज भी मतलब ओपन होती दिखती है पब्लिक सेक्टर के अंदर, ये सारे पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं, राइट। तो इंडिया वाज टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड, सो इट हैड टू स्पेंड प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज टू बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम दी ग्लोबल मार्केट, राइट। देखो इंडिया इस टाइम पर टेक्नोलॉजिकली बहुत बैकवर्ड था, तो इसलिए इंडिया मतलब ज्यादा स्पेंड करता था वर्ल्ड की मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से टेक्नोलॉजी को बाय करने में, राइट। अब आपने हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप कर रही है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, तो उसमें टेक्नोलॉजी, मशीनरीज, ये सब तो चाहिए होगी ना, राइट। तो भाई क्या है कि इंडिया जो है ग्लोबल मार्केट से ज्यादा स्पेंड करता था टेक्नोलॉजी को बाय करने में, राइट। दैट अपार्ट एज इंडस्ट्री अट्रैक्टेड मोर इन्वेस्टमेंट देन एग्रीकल्चर, द पॉसिबिलिटी ऑफ फूड शॉर्टेज लूम लार्ज। अब क्या है कि इंडिया ना ज्यादातर इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में मोर स्पेंड कर रहा है, राइट। तो उससे एक पॉइंट ये भी है कि यार अगर ज्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे तो उससे फूड शॉर्टेज के भी चांसेस बढ़ सकते हैं, राइट। जैसे आप ये कह सकते हो कि जो 1960s के एंड वाला पीरियड या 60s वाला पीरियड जो था ना, राइट, वो डेंजरस डिगेड के उसमें देखा जाता है, राइट। इस टाइम पर फूड शॉर्टेज, कई जगह तो फेमाइन आई भी थी, सिंपल, भुखमरी टाइप, राइट। तो मतलब हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए देखो दिखती बात है आपको बड़ी बड़ी मशीनरीज चाहिए होगी, टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, और इंडिया जो है स्पेंड भी करता था वर्ल्ड मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से टेक्नोलॉजी बाय करने में। उससे एक ये भी चैलेंज आ जाता था कि यार देखो इंडस्ट्री अब अट्रैक्ट हो रही है ज्यादा इन्वेस्टमेंट में देन एग्रीकल्चर, तो उससे पॉसिबिलिटी ये भी बढ़ रही है कि लार्ज लेवल में फूड शॉर्टेज बढ़ सकते हैं, क्योंकि किसी का ध्यान इधर से इधर शिफ्ट हो गया, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, सबका ध्यान शिफ्ट हो गया भाई, सिंपल। अब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए तो ये चीज तो चाहिए होगी, सिंपल। तो द थर्ड प्लान वाज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द सेकंड, मतलब थर्ड प्लान बहुत डिफरेंट नहीं था सेकंड प्लान से, राइट, ये हम कह सकते हैं। अब इसमें कुछ क्रिटिक्स पॉइंट आउट करते थे, क्या पॉइंट आउट करते थे, पॉइंट आउट दैट द प्लान स्ट्रेटेजीज फ्रॉम दिस टाइम अराउंड डिस्प्लेड एंड अनमिस्टेकेबल अर्बन ब्यास, राइट। क्रिटिक्स का कहना यह था कि सारा मतलब फोकस ना इंडस्ट्रीज पर चला गया है, अर्बन एरिया पर चला गया है, अर्बनाइजेशन पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, राइट, एग्रीकल्चर पर तो ज्यादा ध्यान दिया नहीं जा रहा। तो इस तरीके से क्रिटिक्स क्रिटिसाइज मतलब पॉइंट आउट करते थे, राइट। अदर थॉट्स दैट इंडस्ट्री वाज रॉन्गली गिवन प्रायोरिटी ओवर एग्रीकल्चर, राइट। अदर थॉट्स ये देखे जाते थे कि इंडस्ट्री का जो पूरे एग्रीकल्चर पर मतलब एक कंट्रोल हो गया है ना ज्यादातर, वो गलत है, सिंपल। अदर थॉट ये भी देखे जाते थे कि इंडस्ट्री
को जो मतलब प्रायोरिटी दे दी गई ना पूरे एग्रीकल्चर पे ज्यादा इंडस्ट्री को, तो ये चीज गलत है। सिंपल अदर थॉट्स ये भी देखे जाते थे। देयर वर ऑल्सो दोज हु वांटेड फोकस ऑन एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज रादर देन हैवी वंस, राइट। मतलब ये बोला गया कि यार देखो, हैवी इंडस्ट्रीज को अभी आप सेटअप मत करो, बैलेंस कर लो, एग्रीकल्चर पर भी फोकस करो और इंडस्ट्रीज पे भी करो, मना किसी पे नहीं है, लेकिन बैलेंस कर लो। जरूरी थोड़ी है अभी इंडस्ट्री सेटअप करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। अब क्या है कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी चाहिए, इंडिया के पास इतनी थी नहीं, राइट। टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड था इंडिया, राइट। ग्लोबल मार्केट से टेक्नोलॉजी बाय करते था विदेशी मुद्रा के थ्रू, ग्लोबल मार्केट से टेक्नोलॉजी बाय करते थे इंडिया, राइट। तो आप देख सकते हो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई आसान प्रोसेस भी नहीं था, राइट। तो ये सारा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि दूसरे 5 ईयर प्लान पे फोकस किया गया, हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना वगैरह ये सब। और इसके चीफ आर्किटेक्ट थे पीसी महालनोबिस। मार्क दी पॉइंट, इस तरह क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, राइट। अब दिस ईयर कैरिकुलम सिलेबस के अकॉर्डिंग टिल दी दिस टॉपिक्स, मतलब यहाँ तक ही आ रहा है आपका प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट वाले इस चैप्टर में, राइट। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा हो, राइट। अब हम आपके लिए इंडियाज फॉरेन पॉलिसी लेकर आएंगे, राइट। हाफ ईयरली की जो हमारी प्लानिंग है ना अभी, वैसे ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, लेकिन अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स को देखते हुए आप फर्स्ट बुक के 4 चैप्टर्स, सेकंड बुक के 4 चैप्टर्स को तैयार करो। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में यही सिलेबस है, राइट।